Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So today we are going to start a very new chapter, that is breathing and exchange of gases. Okay, breathing and exchange of gases. This is the second chapter of human physiology. Okay. सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो हम विद पॉजिटिव एनर्जी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इफ यू आर गोइंग टू सी द एनसीईआरटी बुक, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, तो briefly before discussing the respiratory organs or how does the respiration takes place inside our body, बिफोर दैट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूटिलाइज करके और वो क्या करते हैं, दे विल इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर को पढ़ा था कि हमने जो बिग पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं वो सिंपलर पार्टिकल्स में टूटने के बाद ही हमारे जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बगैर ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द सेल्स इन ऑर्डर टू ब्रेक द सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स टूटेगी, देन व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव अस द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, राइट। तो मेरे पास एनर्जी है तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। एनर्जी लगती है पढ़ने में, लिखने में, हर वो चीज, हर वो डेली एक्टिविटीज आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है। फॉर दैट यू विल नीड एनर्जी, राइट। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें? यहाँ से मिल रही है, राइट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो जब भी ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में, जब बिगर पार्टिकल से छोटा पार्टिकल्स में टूट रहा है, दैट मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। उस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है बाय द सेल्स। दैट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर है वो हार्मफुल है, अब उसे बाहर आना है। ब्रीदिंग का मतलब हुआ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। वेरी इजी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण जो है ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स यूटिलाइज करती है। उसके बाद सेल्स जो है बाहर क्या निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दैट मीन्स it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells। जैसा कि मैंने कहा, ऑक्सीजन जो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रही है सेल्स को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो यही एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का। एटमॉस्फेयर से हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? जाहिर सी बात है, जो पेड़ पौधे हमारे आसपास लगे हुए हैं वो ऑक्सीजन इमिट कर रहे हैं, राइट। वही ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। जब हम वो ऑक्सीजन ले रहे हैं फ्रॉम द एटमोसफियर, और लेने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स रिलीज कर रही है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स हमारे सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, उसी को कहते हैं ब्रीदिंग, एंड दिस इज कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन। आप अपने हाथ को चेस्ट के पास रखिए, यू विल सी समथिंग दैट चेस्ट इज मूविंग अप डाउन अप डाउन। सो दिस इज नथिंग बट ड्यू टू द ब्रीदिंग। हम ब्रीथ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमारे पास, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? लंग्स है, जिसके कारण हम ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग हर ऑर्गेनिजम्स में वेरी करते हैं। हमारे पास लंग्स है तो हम उसके कारण जो है हम, हमारा ब्रीदिंग हो पा रहा है, राइट। तो अगर हम कुछ सिंपल लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस कौन से एनिमल किंगडम में? पोरीफेरा है। सिलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे लेते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, अपने बॉडी सरफेस से ही, उनकी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होने के कारण वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सारे जो सिंपल, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। जो ऑर्थवॉर्म है वो क्या करते हैं? अपने मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करते हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास बहुत सारी ट्यूब्स हैं जिसको कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, और टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। और जो स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स जो कि गिल्स है, ब्रंकाइल रेस्पिरेशन, ये यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं वो क्या कहते हैं? वो गिल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स गिल्स यूज करके अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं उनको कहते हैं ब्रंकायल रेस्पिरेशन। ओके। और बहुत सारे जो मोलस्क हैं, जो वास्कुलराइज्ड बैग्स, उनके पास क्या है? लंग्स है। बेसिकली जो बहुत ज़्यादा
जैसे कि मोलस्क हो गए, इनके पास क्या है, लंग्स है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और ये दे आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, जैसे कि फिश हो गया, फिश का यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं। वेरियस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के पास जो है लंग्स है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोर चैम्बर्ड, सॉरी हार्ट नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के पास क्या है, लंग्स है, जिसके कारण ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। दैट विल हेल्प इन द रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ह्यूमन की बात करें, थोड़ा बहुत हमने लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पता किया, क्योंकि ये सारी चीजें जो एनिमल किंगडम में पढ़ाई गई है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, एज यू कैन सी we have a pair of nostrils opening out above the upper lips के ऊपर। it leads to a nasal chamber। जब भी हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में जा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन लिया, वो नेजल चैम्बर में गया थ्रू द नेजल पैसेज, देन द नेजल चैम्बर ओपन्स विद द फेरिंग्स, और नीचे जाएंगे तो फेरिंग्स हो गए। उसके बाद ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स क्या है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, वो एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए। फेरिंग्स opens to the larynx। अब फेरिंग्स किसके थ्रू ओपन हो रहा है, थ्रू द larynx region into the trachea। larynx क्या है, इज a cartilaginous box which helps in the sound, जो मैं अभी बोल पा रही हूँ, all because of the sound box which I have here, this is nothing but the larynx। during swallowing, जब भी हम swallow कर रहे हैं कुछ भी, चाहे खाना हो, पानी हो, whichever thing we are swallowing, we have a glottis that is can be covered by thin elastic जो cartilaginous flap जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। दैट मींस एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, ग्लोटिस को आई मीन ढक रहा है, ठीक है। थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से ग्लोटिस को ढक रहा है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। तो जो खाना है वो लैरिंग्स में ना जाए, साउंड बॉक्स में ना जाए, इसके लिए जो है एपिग्लोटिस जो है वो क्या कर रही है, सॉरी ग्लोटिस जो एपिग्लोटिस के ऊपर एक लेयर बना दे रही है, जिसके कारण हमारा खाना जो है फेरिंग्स से होते हुए सीधे इसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में, नहीं हमारा जो खाना है वो साउंड बॉक्स यानी कि लैरिंग्स में जाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा खाना लैरिंग्स में क्यों नहीं पहुंचता, ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोटिस दैट इज कैन बी कवर्ड बाय थिन फ्लैप कॉल एपिग्लोटिस। दैट इज एपिग्लोटिस कवर कर रहा है किसको, ग्लोटिस को। ट्रकिया इज a straight tube। अब ट्रकिया क्या है, इट्स a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi। that means ट्रकिया क्या है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, दिस इज अ ट्रेकिया, एज यू कैन सी दिस। ट्रेकिया क्या है, इट्स स्ट्रेट ट्यूब, एज यू कैन सी ये स्ट्रेट ट्यूब है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मिड थोरासिक कैविटी तक, और ये डिवाइड कर रहा है किसको, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब ईच ब्रोंकाई के पास इट विल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। अब एक एक ब्रोंकाई बहुत सारे रिपीटेड डिविजन्स फॉर्म करेंगे, एंड देन दे विल फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स ending up in a very thin terminal, that means bronchials। सबसे पहले ब्रोंकाई आया, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई आया, सेकेंडरी टर्सरी, उसके बाद देल फॉर्म, क्या होगा, दे विल फॉर्म एंडिंग अप इन ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। अब जो ट्रेकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई, और जो इनिशियल ब्रोंकाइल्स थे, they are supported by incomplete cartilaginous rings। that means ये किससे सपोर्ट है, cartilaginous ring से ही सारे सपोर्टेड है, राइट। each terminal bronchial they will give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized baglet structures called alveoli। अब देखिए alveoli कौन राइज कर रहा है, जो ब्रोंकाइल्स थे हमारे पास, they will give rise to very thin पतले पतले जो irregular walled and vascularized bag like structure, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैस्कुलराइज, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, यहीं पे दे विल गिव राइज टू एल्वियोलाई। दैट मीन्स द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाइल्स एंड एल्वियोलाई दे विल कंप्राइज द लंग्स। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा एल्वियोला है, ब्रोंका है, तो इस तरीके से ब्रांच, जैसे एक आपने एक ट्री देखा है, ट्री में जब ट्री की ब्रांचेस होती है उसमें पत्ते होते हैं, ठीक बिल्कुल वही स्ट्रक्चर आप रिजेंबल करिए। तो ये ब्रांचिंग नेटवर्क किस किस चीज का होता है, ब्रोंकाई का होता है, ब्रोंकायस और एल्वियोलाई, एंड दे विल कंप्राइज, ये सारी चीजें कंप्राइज करेगा द लंग्स, जिसे हम सांस लेते हैं, फेफड़ा, ठीक है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर। हमारे पास दो लंग्स है, वन टू, दिस वन इज द लेफ्ट, sorry, this is the left, this is the right, right and left, okay। The branching, okay,
दो लंग्स है हमारे पास विच इज कवर्ड बाय डबल लेयर, दो लेयर्ड डबल लेयर जिसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, आप देख सकते हैं दो लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन है हमारे पास। ओके, दैट मीन्स विद प्लूरल फ्लूइड, दैट मीन्स जो प्लूरल लेयर है उसके बीच में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है बिटवीन दैम। और इनका काम क्या है प्लूरल मेम्ब्रेन का, इट प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन, जो लंग्स के सरफेस है उस पर फ्रिक्शन ना हो इसकी वजह से जो है यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होती है। जो द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, it is in close contact with the it is in close contact with the thoracic lining, जो बाहर का जो thoracic chamber है वो कांटेक्ट है किससे, thoracic lining से। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो किससे कांटेक्ट है, लंग्स के सरफेस से। तो दैट मीन्स द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से अप टू द ब्रोंकाइल्स तक, दे विल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। वेरियस एल्वियोलाई और जो उसके डक्ट्स हैं वहां पे क्या हो गया, रेस्पिरेशन होगा, दैट मीन्स एक्सचेंज पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या जो एटमॉस्फेरिक एयर हमने लिया वो कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई जाएगा। दैट मीन्स एल्वियोलाई जाने के बाद जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स है वहां से वो क्या होगा, क्लियर करेगा वहां पे, एंड देन ह्यूमिडिफाई करके एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर तक लाना, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर तक लाना का काम है एल्वियोलाई का। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई पहुंच गई वहां पे फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करती है, एंड देन it will bring the air to the body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion. Exchange part में क्या होता है, वहां पे actual diffusion हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन कहा, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर का। दैट मीन्स जो लंग्स है दे आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber, जो कि which is anatomically air tight chamber। ठीक है, that means the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and the lower side by the dome shaped diaphragm। so this is basically this is the structure of lungs। तो पहला क्या है, thoracic chamber कैसे, लेफ्ट फॉर्म डॉर्सली, नीचे बीच में बाय द वर्टिब्रल कॉलम है बीच में, और वेंट्रली क्या है, स्टर्नम है, और लेटरली क्या है, रिब से एकदम नीचे के एरिया में क्या है, diaphragm है। That means this setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs। Such an arrangement is essential for breathing। That means ये जो setup है lungs का, कहाँ, इन thorax में, lungs का present thorax, अगर कोई भी change होता है volume में of the thoracic cavity, वो सीधे lungs में reflect करेंगे। तो ये arrangement जो है जरूरी है, क्यों, ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम एज वी कैनॉट डायरेक्टली अल्टर द जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो हम उसे ऑल्टर नहीं कर सकते। इसी वजह से ये सेटअप जो है थोरेसिक चैम्बर वाला बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला क्या है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच जो एटमॉस्फेरिक एयर हमारे अंदर गया ड्रॉन इन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलियर एयर जो है बाहर आएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, किस किस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ कहाँ हो रहा है, अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है ब्लड ही जो है ब्लड ही जो है सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था। ठीक है, तो बिफोर गोइंग मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सो विल डिस्कस हमारा ये, इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा एपिग्लोटिस है, दैट विल कवर द ग्लोटिस पार्ट, क्योंकि जो हमारा फूड है वो सीधे फूड पाइप में जाना है, इसी वजह से एपिग्लोटिस का काम है ग्लोटिस को कवर करना। नेक्स्ट लेरिंग्स है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर इस तरीके से जाएगा, लेरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन दिस इज द दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, आउटर है और इनर है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में आज लिखाने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एल्वियोलाई है, प्लूरल फ्लूइड है, कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट। दिस इज द ब्रोंकाइल्स। ठीक है, और ये क्या है, ब्रोंकस है, ये कट एंड ऑफ द रीव है, ये लंग्स है, और ये नीचे जो एकदम नीचे पोजीशन में क्या है, डायफ्राम है। और हार्ट जो है हमारा हमेशा कहाँ है, लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, और हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर बेसिक डिफरेंसेस बताई जाए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, दिस इज ब्रीदिंग सिंपल वे में अगर हम बोले। लेकिन रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, जिसमें क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड विद द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज्ड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है विद द व्हेन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बाय द सेल्स, इट विल कम आउट एंड एटमॉस्फेयर में। बाकी जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, तो हम बेसिकली जो प्लांट और जो हम हैं ह्यूमंस हैं एक्सचेंज कर रहे हैं दिस गैसेस, राइट। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ठीक है। एनर्जी जो है इसमें बिल्कुल रिलीज है। हम सांस ले रहे हैं, क्या हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है? ले रहे हैं, छोड़ रहे ले रहे हैं, छोड़, राइट। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या है? एस एन एटीपी। ब्रीदिंग क्या है? ये सेल्स के बाहर चल रहा है। लेकिन जो अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक सेल के अंदर चल रहा है रेस्पिरेशन। एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं ब्रीदिंग में, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ना रिलीज हो रही है और ना ही इसमें एंजाइम्स की जरूरत है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो जोन होते हैं। पहला एक कंडक्टिंग जोन होगा, दूसरा रेस्पिरेटरी जोन होगा। तो पाथवे कैसे होगा? कंडक्टिंग जोन में क्या काम होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन किसका? एटमॉस्फेयर और लंग्स। एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आ रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो कहाँ जा रहा है? लंग्स की ओर जा रहा है। दैट मीन्स, एक्सक्यूज मी, तो सबसे पहले अगर हमने ऑक्सीजन कहाँ से दिया? नॉस्ट्रिल से। जो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है हमारे पास अंदर, क्या? इनसाइड द नेजल कैविटी, दैट यहाँ पे इंटरनल नर्व्स है, यू कैन से नॉस्ट्रिल, ठीक है। उसके बाद तीन पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड देन इट विल मूव ऑन टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा? सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाइल्स, ठीक है। तो बेसिकली और रेस्पिरेटरी जोन में क्या आएगा? यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, किसके बीच में? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। वेरी डिफरेंस समझ लेना है आप लोगों को। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। दैट मीन्स यहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं? एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सेक, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिख रहा है आपको? एल्वियोलाई इसके और ब्लड के बीच जो एक्सचेंज हो रही है ऑक्सीजन का, दैट इज नथिंग बट द रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? एयर को ह्यूमिडिफिकेशन करना, ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। बेसिकली ये किसका फंक्शन है? कंडक्टिंग जोन का, ओके। और एयर को फिल्ट्रेट करना भी कंडक्टिंग जोन का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि जो एपिग्लोटिस था, ये जो एपिग्लोटिस था यहाँ पे, ये एक इलास्टिक फ्लैप है जो कवर कर रहा है किसको? ग्लोटिस को। क्यों? ताकि हमारा जो फूड है वो ट्रकिया में ना पहुंचे, ओके, ठीक है। दैट मीन्स एपिग्लोटिस, इट इज द इलास्टिक फ्लैप दैट विल कवर द ग्लोटिस। और ये कहाँ? लेरिंग्स पे प्रेजेंट है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया किसको कहते हैं? विंड पाइप को कहते हैं। विंड पाइप क्या क्या होते हैं? 16 to 20 होते हैं। हाईलैंड कार्टिलेज होते हैं, सी शेप्ड इनकम्प्लीट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? कोलैप्स करना, टू रिड्यूस, ओके। ट्रकिया का क्या है? इट विल डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रकिया कहाँ डिवाइड्स करेगा? प्राइमरी ब्रोंकाई एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रेट लेवल। और ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई का फंक्शन क्या है? ये सरफेस एरिया को रिड्यूस कर रहा है। जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है तो ब्रोंकाई का काम क्या है? टू रिड्यूस द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो लंग्स के एनाटॉमी अगर हम देख लें तो पहला ये राइट लंग है। तो जैसे कि मैंने कहा, टू लंग्स होते हैं हमारे पास, एक राइट और एक लेफ्ट। और जो बाहर की मेम्ब्रेन उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये राइट अपर लॉब है, लेफ्ट अपर लॉब है, ठीक है। और ये ट्रैकिया है, ये एपेक्स है लंग्स का। तो ये राइट ब्रोंकस है, ये हीलम है, और ये लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। ये ब्रांचेस जो दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, बहुत स्लाइड से एक लाइनिंग है ये वाली, जो ऑलरेडी मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, इसको कहते हैं फिशर है, जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये यहाँ पे तीन लॉब होते हैं, ठीक है, एक राइट अपर लॉब, फिर ये राइट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये राइट हैंड साइड ऑफ द लंग्स है, इस वजह से मैंने राइट राइट यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट मिडिल लॉब एंड राइट लोअर लॉब, थ्री लॉब्स में डिवाइडेड है। और यहाँ पे दो फिशर है, पहला फिशर कौन सा? हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या है? ऑब्लिकली डिवाइड कर रहा है लंग्स को, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्लिक फिशर। अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में भी सिमिलर है, लेफ्ट ब्रोंकस है, ब्रोंकायल्स है,
लेफ्ट लोअर लॉब है, अपर लॉब लोअर लॉब, ये बेस ऑफ द लंग्स है, और यहाँ पे क्या है, कार्डियक नोच। ठीक है, तो दिस इज द लंग्स एनाटॉमी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि दो आउटर और इनर दो लेयर्स होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन में। आउटर क्या है, पैराइटल प्लूरा, और विसरल प्लूरा, इनर वाला विसरल प्लूरा। तो इनके पास प्लूरल कैविटी होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होती है, और इनका काम क्या होता है प्लूरल कैविटी का, ये फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं, फ्रिक्शन को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं तो फ्रिक्शन ना हो, इस वजह से प्लूरल कैविटी का प्लूरल फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। सबसे पहले नोज की बात करें तो नोज भी क्या काम करता है, वार्म कर रहा है, मोशन कर रहा है, और हमारे पास देखो नोज में छोटे छोटे हेयर्स है, तो बेसिकली वो क्या काम करते हैं, वो फिल्टर कर रहे हैं एयर को। जब भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो यहाँ पे नजल कैविटी में नोज हमारा जो है वो एयर को फिल्टर कर रहा है। दूसरा, जब जब एयर फेरिंग्स में पहुंच गया जो कि थ्रोट है, वो पैसेज वे है फॉर एयर, वो पैसेज वे है, वो एक रास्ता है जहां से एयर जाने वाला, कहा ट्रेकिया तक जाएगा। और ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है। दैट मीन्स ट्रेकिया काम क्या है, इट कीप्स द विंड पाइप, विंड पाइप को खुला रखता है। ट्रेकिया इज लाइंड विद फाइन छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जिसका का नाम है सेलिया। वो क्या करते हैं, ट्रेकिया का काम क्या है, एयर को फिल्टर कर रहे हैं। जब एयर लंग्स में पहुंचेगा तो उसके लिए कितनी बार फिल्टर हो रहा है, पहले एक बार नोज ने फिल्टर किया एयर को, फिर ट्रेकिया ने फिल्टर किया, और तब जाके लंग्स में पहुंचेगा। एंड इट इज लाइंड बाय विच इपिथेलियम, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड इपिथेलियम। ये नीट में क्वेश्चंस आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का क्या था, टू ब्रांचेस है एट द एंड ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के एंड में टू ब्रोंकस है जो कि आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट, and that will give rise to the trachea and each will lead to the lungs। दोनों lungs में हमें ब्रोंकाई देखने को मिले थे। उसके बाद ब्रोंकाइल्स क्या होता है, नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाइल्स। तो ब्रोंकस का ही जो पार्ट है छोटे छोटे, जैसे कि अगर हम पेड़ की बात करते हैं तो एक स्टेम है, उसके ब्रांचेस में छोटे छोटे लीफ लगे, छोटे छोटे लीफ लगे हैं ना, उसको हम ह्यूमन के एनाटॉमी, अगर लंग्स एनाटॉमी को समझे that उस टर्मिनोलॉजी का नाम है bronchioles। That means a network of smaller branches leading from the bronchi into the lung tissue and ultimately to ear sacs। alveoli क्या है, the functional respiratory units in the lungs where gases are exchanged। That means ये क्या है, functional respiratory units है lungs में जहाँ gases exchange हो रहे हैं, alveoli में ही हमारे gases exchange हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, फेरिंग्स में थ्री पार्ट होते हैं, नेजो, ओरो, लेरिंगोफेरिंग्स। नेजो का मतलब है ईयर की ओपनिंग, ओरोफेरिंग्स में क्या है, फुट की ओपनिंग, तीन ओपनिंग है हमारे पास, और लेरिंग्स का, लेरिंगोफेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर लेरिंग्स की बात करें तो ये हायोइड पॉइंट यू शेप्ड है, ये डज नॉट, ये कोई दूसरे बोन से आर्टिकुलेट नहीं करते, इनके पास 9 कार्टिलेजेस है दैट विल लीड टू द लैरिंग्स। तीसरा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स। अब हम एल्वियोलाई के बारे में समझ लेते हैं। एल्वियोलाई में क्या था, गैसेस की एक्सचेंज हो रही है, और ये किससे लाइन है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से, आप देख सकते हैं। तो ये जो एल्वियोलाई है, ये सेलुलर लेयर है, ऑक्सीजन गया हमारे सेल्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, एल्वियोलाई के बीच ही गैसेस एक्सचेंज हो रही है, राइट। तो जो एल्वियोलर टाइप 2 है वो कौन से है, सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट इंक्रीज हो रहा है दैट मींस हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है। एल्वियोलर क्या है, लेसिथिन है, दैट इज अ फॉस्फोलिपिड। ओके, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करें क्या क्या होते हैं, सिंगल एसएस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट है आप देख सकते हैं, दिस इज द बेसमेंट, ये क्या है, बेसमेंट, that is lined by simple squamous endothelium। then blood capillary है। अगर हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है अगर हमने चौड़ाई उसकी थिकनेस बढ़ा दी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगी, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो सबसे पहले इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के बारे में जानने के लिए हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। पहला क्या है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है जब एटमॉस्फेरिक एयर हम ले रहे हैं, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है जो एल्वेलर एयर जो बाहर आने वाला है। ठीक है, एयर हम कौन सा ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और बाहर कौन जा रहा है, CO2। तो मूवमेंट ऑफ एयर
into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. ये जो मूवमेंट हो रहा है एयर का हमारे लंग्स में जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है किसके किसके बीच, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच. दैट मीन्स इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इंस्पिरेशन कब होगा? जब हमारे लंग्स का प्रेशर जो है, जो कि लंग्स का प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर दैट इज आईपीपी, ये लेस है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द, दैट मीन्स हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, तब इंस्पिरेशन होगा. ठीक है. सिमिलरली एक्सपीरेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो हायर है, जो हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा. तो डायफ्राम है और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, वो हेल्प कर रहे हैं किसके लिए, जनरेशन कर, क्या जनरेट कर रहे हैं, ग्रेडियंट जनरेट कर रहे हैं. दैट मीन्स इंस्पिरेशन किससे हो रहा है? जब डायफ्राम कंट्रैक्ट हो रहा है, विच इंक्रीजेस. जब डायफ्राम कंट्रैक्ट हो रहा है तब हमारा वॉल्यूम, जब जैसे ही कंट्रैक्ट होगा वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, कंट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन. कंट्रैक्शन मतलब ऐसे खुलना, रिलैक्सेशन से बंद होना. ठीक है. तो जब भी हम इंस्पिरेशन, जब एयर को अंदर ले रहे हैं तो हमारा डायफ्राम क्या हो रहा है, इस तरह से खुल जा रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है. दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है किसका, वॉल्यूम हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस. दैट मीन्स द कंट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. That means the overall increase in the thoracic volume causes a smaller increase in pulmonary volume. Increase in pulmonary volume decreases this to less than the atmospheric pressure forces the air. That means जैसे हमारा pulmonary volume decrease हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो लेस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जो एयर था वो बाहर जाने वाला मूव आउट हो जाएगा. ठीक है. दैट इज इंस्पिरेशन. रिलैक्सेशन ऑफ द, अब जब कंट्रक्शन हो गया तो इंस्पिरेशन हुआ, जब रिलैक्सेशन हो जाएगा इंटरकोस्टल मसल्स का तो वापस डायफ्राम अपनी जगह पे आ जाएगा, स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जिसके कारण जो थोरासिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगी और देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगी. इसके कारण क्या हो गया, जो पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था वो क्या हो गया, स्लाइटली इंक्रीज हो गया, किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसके कारण जो है जो एक्सपल्शन, जो बाहर जो एयर है वो बाहर आ गया. ठीक है. फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपीरेशन. वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ. हमारे पास वो एबिलिटी है जो हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन. ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ कितने टाइम्स, 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. ठीक है. तो हम अपना नोट्स देख लेते हैं जो हमने पढ़ाया है. इंस्पिरेशन कितने सेकंड का होता है, 2 सेकंड का. 2 सेकंड में हमारे अंदर ऑक्सीजन चला जाता है. और एक्सपिरेशन 3 सेकंड का. ब्रीदिंग साइकिल कितना हुआ, 5 सेकंड का. दैट मीन्स 1 मिनट में कितना हुआ, 12 to 16 साइकिल्स पर मिनट. ठीक है. यहाँ पे कौन कौन से लॉज देखने को मिलेंगे, बॉयज लॉ. दैट मीन्स प्रेशर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v. अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होगा. दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप. दिस इज नथिंग बट द बॉयज लॉ. फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं. दैट मीन्स जो एयर है वो हमेशा कहाँ मूव कर रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके. तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें एयर एंटर हो रहा है लंग्स में, तो जो रिम्स और जो स्टेरनम्स है वो रेज हो जा रहे हैं. ठीक है. और डायफ्राम क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो जा रहा है, इस तरीके से चौड़ा हो जा रहा है. तो वॉल्यूम, जब डायफ्राम कंट्रैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे अंदर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ रही है बाहर से. ठीक है. अब जो एयर था, जो एयर इनसाइड आया, अब वो बाहर भी तो जाना है. तो तब क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स वो भी डिक्रीज हो जाएगा. और जो रिब्स और स्टर्नम जो बड़े हो गए थे, आई मीन रेज्ड हो गए थे, वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो इस तरीके से जो एयर लंग्स में जो वो बाहर निकलने वाला है वो बाहर आ जाएगा. राइट. जो प्रेशर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग में वो क्या है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. दैट मीन्स द प्रेशर विच इज इनसाइड द लंग्स. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कितना है, 760 mmHg. अब मसल्स की बात करें तो कौन कौन से मसल्स हैं, एक्सटर्नल है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये डायफ्राम है, और फ्रेनिक मसल्स, और ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. तो अब हम डिफरेंसेस देखेंगे कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन और फोर्स एक्सपिरेशन क्या होता है. नॉर्मल की बात करें कि जब हम
एटमॉस्फेरिक जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप देख सकते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कितना 758, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760। तो जब भी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो इंस्पिरेशन होगा, जाहिर सी बात है। तो लंग्स में क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड आ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर डिक्रीज होगा। तब डायफ्राम क्या हो गया, कंट्रक्शन हो गया। तो जो डायफ्राम है वो फ्लैटन शेप, डोम शेप से फ्लैटन शेप हो जा रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ हो रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। दैट मीन्स EIP मसल कंट्रैक्ट हो रहा है। जब मसल कंट्रक्शन हो रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज हो रहा है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एज यू नो वॉइस फ्लो। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो गया प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एयर कहाँ आ गया, हमारे अंदर आ गया, लंग्स में आ गया। सो दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। ओके, एक्सपीडिशन की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 760। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमेशा क्या होगा, जब ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्सपीडिशन होगा। तब क्या होगा, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। जब प्रेशर अंदर ज्यादा है जाहिर सी बात है बाहर आएगा, राइट। तो डायफ्राम रिलैक्स हो गया, वापस EIC वो भी रिलैक्स हो गया, अपनी पोजीशन में आ गया। दैट मीन्स जैसे ही वॉल्यूम कम हो गया प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज हो गया, तब जो एयर है वो बाहर आ गया। तो दिस इज नथिंग बट नॉर्मल एक्सपीरेशन। फोर्स एक्सपीरेशन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना है 760 और IPP कितना है 764। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, EIC भी रिलैक्स होगा। दैट मीन्स जो एब्डोमिनल और ICC ये क्या होगा, कंट्रैक्ट हुआ। दिस इज नथिंग बट द फोर्स्ड एक्सपीडिशन, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, कौन से ऑर्गन्स है, लंग्स के बारे में पढ़ा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस हमने देखे, और किस तरीके से जो है हमारा डायफ्राम कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।